नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर तक। संघर्ष से शिखर तक में आज के हमारे मेहमान हैं गौरव जालान जी, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं पैकमैन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के। तो चलिए बातचीत करते हैं गौरव जालान जी से। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, मुझे इस मंच पर मौका देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आप पिछले 18 साल से टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, ज्वेलरी, कंज्यूमर गुड्स, इन सबको सर्व कर रहे हैं जी। तो इस सफर के बारे में कुछ बताइए, सोच के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का है ये सफर? देखिए, सन 2002 में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। मेरी हाईएस्ट एजुकेशन MBA रही है मार्केटिंग में। मेरा ये ख्याल था कि पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। हमेशा से मेरा एक सपना था कि पैकेजिंग में कुछ किया जाए। मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया और मैंने ये पाया कि चाहे वो पिज्ज़ा हो या फिर कोई खाने की वस्तु हो या फिर किसी भी तरह की चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो पैक तो की जाएगी। बिना पैक किए तो आप उसको भेज ही नहीं सकते कहीं पर। तो उसको मैंने टारगेट किया और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसमें कुछ कार्य कर सकता हूँ और पैकेजिंग को अगर मैं इस्तेमाल करके और अपना करियर बना सकता हूँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने एक छोटा सा बैंक लोन लिया और इसकी शुरुआत करी। एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी मैंने, जिससे मैंने पैकेजिंग को फोकस किया और हमने कोरुगेटेड बॉक्सेस और प्रिंटेड कोरुगेटेड बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया। तो यहाँ से मेरे सफर की शुरुआत होती है। तो कंपनी का शुरुआत से नाम यही था पैकमैन पैकेजिंग? नहीं, कंपनी का नाम था स्वास्तिक पैकेजिंग, जिसका मैं प्रोपराइटर था। और जैसे जैसे हमने ग्रो किया, मैंने ये पाया कि अब इस कंपनी को एक नया रूप देने की ज़रूरत है, इसको एक ब्रांडिंग देने की ज़रूरत है। सन 2011 में हमने पैकमैन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का हमने फॉर्मेशन किया और स्वास्तिक पैकेजिंग को हमने टेक ओवर कर लिया और एक नई ब्रांडिंग के साथ हमने इसकी नई शुरुआत करी। जी। तो 18 साल पहले एक स्टार्टअप शुरू करना, मतलब कि एक स्टार्टअप जैसा वर्ड भी तब उतना फेमस नहीं था, लोग जानते नहीं थे। तब आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा, तो ख्याल कैसे आया था? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्टार्टअप अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है कि कुछ स्टार्ट करना। तो जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि कुछ तो करना है। अब या तो आप जॉब करेंगे या आप कुछ एक नया मिशन स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अगर मैं कोई नई इंडस्ट्री में जाता हूं और कोई कुछ नई इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूं तो कम से कम 10 साल बाद या 15 साल के बाद मैं अपनी एक प्रोग्रेस कर सकता हूं। कम से कम वो प्रोग्रेस मेरे अपने हाथ में रहेगी, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो यही एक कारण था कि मैं अपना ही कुछ करना चाहता था और वो मैं कर पाया। प्रदूषण आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम हर तरफ देखते हैं कि काफी ज्यादा प्रदूषण हो रखा है, हमारा पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो रखा है। तो आप किस तरह से, जिस तरह का आपका काम है उसमें काफी ज्यादा प्लास्टिक या फिर इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, तो आप किस तरह से पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे हैं? प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड छाई हुई है। एक अच्छी बात यह रही कि जिस चीज का मैंने चुनाव किया था वो थी पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री पॉल्यूशन में नहीं आती है, ये पॉल्यूशन नहीं जनरेट करती है। हमें किसी भी तरह के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। हमें बहुत इजीली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या कोई भी परमिशन हमें मिल जाती है। तो हम चूंकि पेपर में काम करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। सरकार की नीति भी यही रही है कि वो पॉल्यूशन के खिलाफ है और देश के लिए और हर चीज के लिए भी ये बहुत ही सुरक्षित चीज है। तो हम जो भी उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम सिर्फ पेपर का ही करते हैं। और चूंकि हम पेपर का करते हैं तो हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड आइटम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जो कि हमें एक ग्रीन वर्ड दे रही है और हमें हमारे देश को भी एक अच्छा माहौल दे रही है। जी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का काफी ज्यादा चलन है आजकल, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है, किस तरह से आपको बेनिफिट किया ई कॉमर्स? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ई कॉमर्स ही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। सन 2002 से लेकर सन 2007 के आसपास जब मैं संघर्ष कर रहा था तब फ्लिपकार्ट का हमारे देश में एक शुरुआत हुई सन 2007 के आसपास। तब हमारे पास उनका एक कॉल आया कि हमें पैकेजिंग
पैकेजिंग की ज़रूरत है, तो मैं खुद वहाँ पर गया और मैंने उनकी प्रॉब्लम को जानने की चेष्टा करी। बहुत छोटा सा ऑफिस हुआ करता था दरियागंज में, जहाँ पर उन्होंने हमें ये समस्या रखी कि हम किताबें बेचना चाहते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम इसको पैकेज कैसे करें। तब मैंने उनको ये मदद करी कि आप इस तरह के पैकेजिंग को, पेपर पैकेजिंग को इस्तेमाल करके इसको आप बेच सकते हैं। धीमे धीमे उनकी तरक्की रही और उनके साथ हमारी भी रही, और किताबों के साथ वो और चीज़ें भी बेचना उन्होंने जारी रखा। ऑनलाइन का आपका सवाल था, तो इसके बाद 2010 के आसपास स्नैपडील ने अपना कार्य यहाँ पे चालू किया। स्नैपडील से एकदम से पैकमैन को ऊंची उड़ान मिली, और स्नैपडील के पहले वेंडर हम ही थे, और हमने उनको पैकेजिंग में बहुत सहायता करी। हमने लगभग 15 से 20 साइज के बॉक्सेस और तमाम तरह की चीज़ें उनको गिनाई जो हम ऑनलाइन में इस्तेमाल कर सकते थे। 2010 में ही एक कंपनी चालू हुई थी, लेंसकार्ट, और लेंसकार्ट को भी डे 1 से ही हम दे रहे थे। ये बात जान के आपको बहुत अजीब लगेगा कि लेंसकार्ट की रिक्वायरमेंट पहले दिन मात्र 50 से 100 डब्बा थी, जिसको हमने चैलेंज की तरह लिया। हमें कहा कि नहीं, हम देंगे इसको, चाहे कम क्वांटिटी है। आज भी लेंसकार्ट को हम पैकेजिंग देते हैं, और लाखों डब्बा और तमाम तरह की पैकेजिंग रोज गाड़ियां उनके वेयरहाउसेज में जाती है, और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, और हमारी उड़ान में उनका बहुत साथ रहा है। इसके बाद अमेज़न की शुरुआत हुई 2012 के आसपास, और अमेज़न ने में भी हमारा काफ़ी साथ दिया है, और इस तरीके से ई कॉमर्स ने पैकमैन को बहुत बुलंदियों में पहुंचाया है। इसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरह का। तो पैकमैन और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और कितनी बड़ी टीम है आपकी? जी, हमारी टीम है लगभग 105 लोगों की, और हमारी टीम एक फैमिली की तरह है जहां हम लोग मिलकर काम करते हैं। मेरी टीम में हर मेंबर ऐसा फील करता है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो इस कंपनी का पार्ट है, और उसको बड़ी खुशी होती है जब भी वो कोई अचीवमेंट लेता है। ये एक डेडिकेशन है मेरे टीम मेंबर्स के पास। और जहां तक सर्विसेज की बात है, जब मैंने ये देखा कि ई कॉमर्स जो है ये फ्यूचर है, और ई कॉमर्स ही आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो सन 2011 में मैंने अपनी एक वेबसाइट चालू करी, www.pacman.co.in, pacman.co.in। उसको मैंने ई कॉमर्स बनाया, और वो वेबसाइट पूरी तरीके से मेरी ही बनाई हुई थी, और उसमें हमारा यही सपना था कि हम हर चीज को ऑनलाइन बेचें। और चूंकि मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल लोगों को इस चीज की आदत पड़ेगी कि वो कोई भी वस्तु अगर खरीदेंगे तो वो ऑनलाइन ही खरीदना चाहेंगे, और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत बढ़िया माध्यम था वो। तो वो सोच मेरी काफी कामयाब रही, और सन 2011 में मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट करी थी, और आज ये बहुत सक्सेसफुल चल रही है। और हम काफी वस्तुएं, काफी पैकेजिंग से रिलेटेड कॉरुगेटेड बॉक्सेस, टेप्स और काफी चीजें हम इस वेबसाइट के जरिए बेचते हैं, और हमारे पास 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं जिनको हम ऑल ओवर इंडिया ये हम पैकेजिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसी सफर के दौरान लगभग 2015 के आसपास एक और कंपनी ने हमारी कंपनी को देखकर पैकिंग सप्लाई के नाम से एक वेबसाइट चालू की थी, और अब हमने उस कंपनी को भी खरीद लिया है, और अब हम काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं ई कॉमर्स में पैकेजिंग को ऑनलाइन मिलाकर। जब ई कॉमर्स की बात होती है, तो बात होती है जो छोटे उद्योग होते हैं जी। तो कहा जाता है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, उनकी वजह से उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो ठप हो चुके हैं। तो आप कितना ज्यादा सहमत है इस बातों से? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए, तो आप किस तरह से अपने जवाब देंगे? मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा जवाब है। क्या लाला का लड़का लाला ही बनेगा? आप समझे इस बात को। क्या एक लाला जिसने आज एक दुकान खोली हुई है, क्या वो अपने लड़के को लाला ही बनाना चाहेगा? क्या वो उसकी गद्दी पर ही बैठेगा, या फिर वो पढ़ाई लिखाई कर कर इंजीनियर बनेगा? क्या आप ये नहीं समझ सकते कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इस तरह की कंपनीज ने कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हैं? कस्टमर केयर की आप बात करें, जोमेटो में आप फूड डिलीवरी बॉयज की बात करें, कितने ऑर्गेनाइज जॉब्स हो गए हैं। आप उसका पॉजिटिव अगर देखते हैं तो क्यों वो उसको पॉजिटिव
पॉजिटिव अगर देखते हैं तो वो ये देखेंगे कि हमारे बच्चों का कितना अच्छा फ्यूचर है, कि अगर वो आज पढ़ाई लिखाई कर कर किसी भी तरह का जॉब कर सकते हैं। छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों में आकर बेंगलोर में, नोएडा में, गुड़गांव में, किसी भी आईटी कंपनीज में किसी भी लेवल का जॉब कर सकते हैं। तो मैं तो इसको इसी तरीके से देखूंगा। ये तो रही फ्यूचर की बात। और यदि हम करंट की बात करते हैं कि लाला क्या करेगा, लाला के लड़के की बात तो मैंने कर दी। लाला देखिए, बहुत सारे ऐसे लाला है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को बेच रहे हैं। हमें एक्सक्यूज करना बनाना छोड़ना होगा, हमें समय के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि हम समय के साथ आगे नहीं बढ़े, हम पीछे रह जाएंगे। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें यह देखना होगा कि किस तरीके से समय बदल रहा है। यदि हमने उसको नहीं अपनाया तो हम पीछे रह जाएंगे। जी, ये तो बात है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से या समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम जरूर ऑब्सोलीट जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो मीडियम इंडस्ट्रीज है, उनको किस तरह से मदद कर रहे हैं आप? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए देखिए, हमारे पास बहुत रिक्वायरमेंट आती है जहां पर उनको बहुत कम क्वांटिटी में पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि 100 डब्बा, 200 डब्बा, 500 डब्बा, या फिर बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन्होंने भी स्टार्ट किया है। मैं ये समझता हूं कि यदि मैंने कहीं से स्टार्ट किया था तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा। मेरी कंपनी की खूबी एक ये हमेशा से रही है, हमारे यहाँ कस्टमर केयर है 24 आवर्स, जो कि हमारी चैट पे भी अवेलेबल रहती है हमारी वेबसाइट पर, कि अगर किसी ने 50 डब्बे भी मांगे हैं या 50 पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मांगे हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हमें कस्टमर केयर और जो भी समाधान है पैकेजिंग का, वो हमें 50,000 वाले को भी देना है और 50 वाले को भी देना है। तो ये मैं हमेशा से मेरा मोटिव रहा है कि चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टार्टअप हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन उसको एक कंप्लीट पैकेजिंग सोल्यूशन पैकमैन में मिलेगा ही मिलेगा। जी, बात करें आपकी ग्रोथ की, तो साल 2019 में आपकी जो ग्रोथ थी वो थी 20 करोड़ की। जी, तो आगे फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? फ्यूचर में बहुत ब्राइट देखता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस चीज का शौक है। यदि आप वो चीज करते हैं जिसका आपको शौक होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि बीच बीच में कई बार ये भी घबराहट होती थी कि हम आगे कैसे करेंगे, कैसे ले जाएंगे, लेकिन उसका भी समाधान निकाला है। अब 20 करोड़ तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अब इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि इसको आगे हम बहुत आगे ले जाएंगे। जैसे जैसे अच्छी कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही है, सैमसंग हमारे साथ है, लावा मोबाइल हमारे साथ है, इसके अलावा अमेजॉन और जितनी भी अच्छी कंपनीज है उनका साथ हमारे पास रहा है हमेशा से, और नई कंपनीज हमेशा हम जोड़ते रहे हैं अपने साथ। तो इसको हम काफी ऊपर लेके जाएंगे। फिगर मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये तो जी। तो अगर युवाओं को आप कोई टिप देना चाहे, जो युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया होता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं, उन्हें आप कोई टिप देना चाहे अपनी तरफ से? देखिए, पेशेंस सबसे बड़ा टिप है, पेशेंस, और उससे बड़ा टिप है फोकस। अगर वो पेशेंस रखते हैं और फोकस रखते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। फोकस से मतलब ये है कि जो आजकल युवा नोटिफिकेशंस, अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस वगैरह से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, अगर आप उनका मोबाइल का टाइम देखेंगे तो 7 से 8 घंटे वो चेक करते रहते हैं, उसमें वो समय व्यर्थ करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप अपना पूरे फोकस से, अब अगर आप जिस कार्य को आप करना चाहते हैं पूरा आप उसमें फोकस देंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको तरक्की करने से रोक पाए। तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, और एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देने हैं, क्योंकि यही एक तरक्की का रास्ता है। जी, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आपको स्कोप नजर आता है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी खूबसूरती है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जहां पे पैकेजिंग का इस्तेमाल ना हो। हमारे सामने एक पानी की बोतल रखी है, वो पानी की बोतल कितना अच्छा एग्जाम्पल है। पानी जो कि एक फ्री चीज है, आप उसको पैकेज कर देंगे, वो 12 रुपए की बोतल हो गया। ठीक है, इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? मोबाइल फोन हमारे सामने रखा है, बिना पैकिंग के आप उसको परचेज करेंगे नहीं, आप उसको सेकंड हैंड का नाम दे देंगे। तो हम जिस चीज के बारे में सोच सकते हैं वो इंडस्ट्री पैकेजिंग के दायरे में आती है। तो चाहे गिफ्टिंग हो, चाहे फूड हो, चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ऑफलाइन इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री जो है वो पैकेजिंग के दायरे में आती है। कोई भी इंडस्ट्री बिना पैकेजिंग के सरवाइव कर ही नहीं सकती है।
आपने बात करी गिफ्टिंग की, अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो पैकेजिंग किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि गिफ्ट देखने से पहले इंसान पैकेजिंग देखता है, तो किस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए? गिफ्टिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम क्या वस्तु दे रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वस्तु को हमने पैक कैसे किया है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा जाता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास लगभग 4-5 साल से गिफ्टिंग की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो ऐसी बढ़ी है कि पहले तो पैकेजिंग का प्राइस काफी कम होता था, जो लोग थे वो काफी ज्यादा प्राइस कॉन्शियस थे कि पैकेजिंग की कीमत कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज है कि हम तो पैकेजिंग फेंक ही देंगे तो उसका दाम तो कम होना चाहिए, तो ये चलता था। लेकिन गिफ्टिंग में ऐसा नहीं है। गिफ्टिंग में चाहे पैकेजिंग का दाम वस्तु की कीमत से ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन तब भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है गिफ्टिंग की पैकेजिंग की, तब हम उसमें जो है इनोवेट करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज हम उसमें ऐड करते हैं और उसको ऐसा खूबसूरत बनाते हैं कि जो गिफ्ट लेने वाला है उसको ऐसा फील हो कि एक फील गुड फैक्टर जिसे कहते हैं कस्टमर को, कि हाँ ये एक बहुत कमाल की चीज मुझे गिफ्ट की गई है, और उसको एक हैप्पीनेस मिले। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। गिफ्टिंग में फंड्स एंड पेटल्स, फ्लावर एंड ऑरा और नर्चरिंग ग्रीन, जो कि प्लांट्स वगैरह सेल आउट करते हैं ऑनलाइन, ये कुछ कंपनीज है जिनको हम लोग पैकेजिंग ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, और मुझे काफी मजा आता है इनको पैकेजिंग देने में, क्योंकि हमारे पास स्कोप होता है कुछ भी नया देने के लिए इनको। जी। तो हिंदुस्तान में पैकेजिंग, जैसे मान लीजिए कोई शख्स है जो मुंबई में रहता है, कोई कोलकाता में रहता है, कोई नोएडा में रहता है, तो पर्सनल टच कैसे देते हैं उससे पैकेजिंग के जरिए? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान, सबसे बड़ी बात, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये मेरे को बहुत हेल्प करता है। बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, बहुत लोग हैं, और ये इस वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा दूर तक पैकेजिंग को पहुंचा सकते हैं। तो इतना बड़ा देश है, हम लोग बॉम्बे में, कैलकाटा में, बेंगलोर में और असम में और मध्य प्रदेश में हम कहीं भी पैकेजिंग को प्रोवाइड करते हैं, और यही एक कारण है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैकेजिंग को दे सकते हैं। अब आपने पूछा कि हम इसको पर्सनलाइज कैसे करते हैं। देखिए, ऐसा है, बॉम्बे के कस्टमर्स को जो है वो पसंद है कुछ सोफेस्टिकेशन, तो जब हम उनकी डिजाइनिंग करते हैं पैकेजिंग की, तो वो बहुत एक इंटरनेशनल लुक होना चाहिए, तभी उनको पसंद आएगा। साउथ इंडिया के कस्टमर्स को पसंद है रंगीले कलर, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, ज्यादा से ज्यादा रंगों का चुनाव उनको पसंद है, और जब भी हम उनको कोई डिजाइन, हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम बना के देती है, तो ज्यादा से ज्यादा कलर्स इस्तेमाल करके देती है, तभी उनको पसंद में आता है। और इसी तरीके से अलग अलग भागों में हिंदुस्तान के लोगों की अलग अलग तरह की विचारधारा होती है और अलग अलग तरह की उनकी पसंद होती है, तो उसको ख्याल में रखते हुए हम लोग उनको डिजाइन देते हैं और हम उसको पूरा कर पाते हैं उनकी पसंद को, क्योंकि हमें आइडिया है कि उनकी पसंद किस तरह की रहेगी। जी। तो पैकेजिंग के साथ एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो होता है पिलफरेज का, जी, कि प्रोडक्ट बीच में ही डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि पैकेजिंग शायद तक उतनी मजबूत नहीं थी। तो आप किस तरह से ध्यान देते हैं कि आपकी पैकेजिंग इतनी शानदार होनी चाहिए कि कस्टमर तक गुड्स पहुंचते पहुंचते तक वो वैसा ही हो जैसा पैक करते दौरान? बिल्कुल सही बात है। इससे पहले का जो सवाल था आपका कि पैकेजिंग कितनी खूबसूरत हो, और अब सवाल है कि वो कितनी मजबूत हो। पैकेजिंग की जो रिक्वायरमेंट पैदा हुई वो इसी वजह से हुई कि पैकेजिंग के अंदर की जो वस्तु है वो हमारी सही तरीके से पहुंच पाए। तो हमारे पास इन हाउस लैब रहती है जहां पर हम बस्टिंग स्ट्रेंथ का टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट किया, यदि हम उसको 6 फुट की ऊंचाई से फेंकते हैं तो क्या उसमें कितना डैमेज हो सकता है या हो रहा है, तो उसमें हम और कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें कागज है, पेपर का जीएसएम वगैरह नापना, वो सारा हमारा R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से उसकी जांच कर लेता है। उसके बाद ही हम एक पैकेजिंग को डेवलप करते हैं। जब भी कोई कंपनी हमारे पास आती है तो हम उससे ये रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट हमें जरूर प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो उनका प्रोडक्ट है एक मोबाइल फोन, तो हम उस मोबाइल फोन को की जब पैकेजिंग डेवलप करेंगे तो हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरीके से पैकेज करके उसको ऊपर से फेंक कर, जो कि ड्रॉप टेस्ट होता है, और हर महीने में उसको टेस्ट कर ही कस्टमर को सैंपल दिखाएगा, और जब तक वो अप्रूवल नहीं होगा हर महीने पर, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जो आपका सवाल था कि हम बिल्कुल इस चीज को सुनिश्चित रखते हैं कि आगे चलकर ये किसी भी देश के किसी भी हिस्से में अगर इसको लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके से अगर ये जाता है तो इसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक जो है वो एक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है।
हमारे यहाँ ये कंप्लेंट आती है कस्टमर्स की कि जो वो कुरियर के जरिए या किसी भी जरिए से एक भाग से दूसरे भाग में हिंदुस्तान की चीजों को भेजते हैं तो उसमें चीजें टूट जाती हैं क्योंकि हमारे चीजों को फेंका जाता है, बहुत अच्छे से हैंडलिंग नहीं की जाती है। तो हम लोग उस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि यदि 3 या 4 व्हीकल्स में उसको चेंज किया गया है या उठापटक हुई है तो उसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो। जी, फूड इंडस्ट्री में आजकल पैकेजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि हर कोई अब फूड ऑर्डर करता है, तो डिलीवरी के दौरान भी फूड में कोई दिक्कत ना हो, फूड फैले ना या गंदा ना हो या गिरे ना, तो फूड इंडस्ट्री को आप किस तरह से फूड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हाइजीन। सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि फूड इंडस्ट्री में हम जो पेपर का इस्तेमाल करेंगे वो फूड ग्रेड का होना चाहिए। इसके लिए जब हम फूड ग्रेड की जो उनको पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनको फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट उसके साथ जाता ही है। अब फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट जाएगा उसके साथ, उसमें इस्तेमाल जो है वो पेपर फूड ग्रेड का होगा। इसके अलावा जब जैसा गिफ्टिंग के साथ है वैसा आजकल फूड के साथ भी हो गया है। आपको पिज्जा तो पसंद है, लेकिन यदि पिज्जा की पैकेजिंग आपको पसंद नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं पिज्जा पसंद ही नहीं आएगा। डाउट रहेगा कि अच्छी जगह से आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए हम जो उसके ऊपर की ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उसका जो मटेरियल यूज करते हैं, उसमें जो हम क्रिएटिविटी यूज करते हैं उसको बनाने में, वो हम सुनिश्चित करते हैं कि वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो। फील गुड फैक्टर यहाँ पर भी आ जाता है। अब फील गुड फैक्टर अब हर एक को चाहिए, हर चीज में चाहिए। जैसे ही उसने पिज्जा की डिलीवरी ली, हाथ में जो बॉक्स आता है वो मजबूत होना चाहिए, उसमें कुछ गर्माहट फील होनी चाहिए, उसमें कम से कम 3 या 4 छेद इस तरह के होने चाहिए जिससे कि जो उसका पिज्जा का जो स्मेल है वो उसको महसूस हो कि भाई ये पिज्जा है, एक फील गुड फैक्टर आता है। और उसकी डिजाइनिंग इस तरह की हो कि कंपनी का लोगो और पिज्जा की पिक्चर और बैकग्राउंड एक ऐसा इंटरनेशनल लुक उसको दे कि उसको मजा आ जाए। एक यमी आपको पैकेजिंग को देखकर उसको यमी फील होना चालू हो जाए, बिना खाए उसको स्वाद आ जाए। बिल्कुल आपने सही शब्दों का चुनाव किया इसके लिए। लग्जरी पैकेजिंग और डिजाइनर पैकेजिंग किस तरह की होती है? लग्जरी पैकेजिंग देखिए, जैसा कि शब्दों में ही छुपा है लग्जरी यानी महंगा। अब यदि वस्तु महंगी है तो वो लग्जरी पैकेजिंग में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि आज मैं कोई शर्ट परचेज करता हूं और वो शर्ट 3000 रुपए की है और वही शर्ट मैं डिजाइनर की परचेज करता हूं, तो डिजाइनर वो शर्ट तो नहीं, ऑफ कोर्स किसी बेहतरीन डिजाइनर की मैं परचेज करता हूं तो वो मान लीजिए 40,000 के आसपास होती है। अब वो आपको ऐसे तो पकड़ा नहीं देगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा उसका दाम। उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको पैकेजिंग उसकी बहुत ही बेहतरीन चाहिए होगी। अब 40,000 की शर्ट के लिए यदि उसको 1,000 रुपए उसकी पैकेजिंग के लिए भी खर्च करने पड़ जाते हैं तो वो फिर लग्जरी पैकेजिंग में आता है। तो इस तरह के काफी डिजाइनर्स हैं हमारे पास, जैसे कि सब्यासाची जिसको हम लोग काफी सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं पैकेजिंग। स्वाति मोदो एक फूड डिजाइनर है, मेरी काफी अच्छी दोस्त रही हैं और पिछले करीब 10 सालों से मैं उनको पैकेजिंग दे रहा हूं। और फैशन एंड यू एक पोर्टल है, फैशन पोर्टल। लुलू एंड स्काई एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसको हम लोग डे 1 से पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी पैकेजिंग हमेशा महंगी होती है। एक नॉर्मल शू का बॉक्स अगर हम 20 रुपीज का सेल करते हैं तो डिजाइनर्स का शू बॉक्स 150 रुपीज से कम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके रंग बेहतर होते हैं, उसका मटेरियल बेहतर होता है, उसका लुक बेटर होता है और वो फील गुड फैक्टर ऐसा वाव देता है कि खरीदने वाले को महसूस हो जाता है कि यदि वो बॉक्स को खोल रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई महंगी चीज ही है। जी गौरव जालान जी, हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कीर्ति जी। तो आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौरव जालान जी, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर है पैकमैन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के। अगली बार हम फिर किसी नए शख्सियत से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।